अगर आप मुझसे पूछे 1 साल पहले जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अब बंगाल में मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहूँगा, बार बार वो कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो इतने करप्ट हैं। आपको पता होगा कि हर राज्य के पास एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत उनके पास पूरा अधिकार है कि वो केसेस जो जहां उनको लगता है कि करप्शन हुए हैं वो केसेस खोलें। जब झारखंड की बात आती है, इस वक्त 12 से 13 सीट बीजेपी के लिए तय है और संभवतः चुनाव के मोमेंटम में 14 की 14 सीटें जीत रही हैं। 25 सीटें हम जीत रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, झारखंड में 14, बंगाल में 25 और बिहार में भी 40 में से सर्वाधिक सीटें, तो कितनी सीटें केवल 3 राज्यों में हमें मिल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। बीजेपी इस बार 400 सीट पार का नारा दे रही है, लेकिन अब यहाँ जो विपक्ष है, मुख्य रूप से झारखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम, वो कह रही है कि झारखंड, बिहार और बंगाल की बात करें तो वहाँ दहाई अंक भी पार नहीं कर सकती है, मतलब सिंगल डिजिट में रहेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लेखक तुहिन सिन्हा जी। तुहिन जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। आप लोगों का इस बार का नारा है 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रही है कि 3 स्टेट जो मुख्य हैं, अगर यहाँ की बात करें हम झारखंड में रह करके, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बिहार हो, बंगाल हो और झारखंड हो, वहाँ आप लोग दूसरे अंक में भी नहीं पहुँचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये खारगे जी ने पहले ही मान लिया है कि हम लोग 400 सीटें पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था 370 हमें मिलेगी और कुल मिला के जो पूरा एनडीए है वो 400 पार करेगा। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, मैं तो झारखंड आता रहता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि 14 में लगभग 12-13 तो हम जीत ही रहे हैं आज की तारीख में, और जैसे जैसे ये मोमेंटम और बढ़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम 14 की 14 सीटें, तो विपक्ष का जो सपना है कि हम डबल अंक में नहीं आ पाएंगे, वो तो झारखंड में ही टूट जाएगा। और झारखंड में इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस प्रकार का लूट यहाँ पर ये जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर मचाया है, जिसका एक 30 वर्ष का इतिहास रहा है कि जब वो साथ आए हैं, जब झारखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था तो जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था, जिसमें शिवनाथ झा जो उनके शिबू सोरेन के निजी सहायक थे, उनकी हत्या के लिए उनको ये हुआ था, कन्विक्शन हुआ था। 2006 में कांग्रेस पार्टी ने मधु कोड़ा, एक इंडिपेंडेंट एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया, और वो मुख्यमंत्री जो है उसका पूरा फोकस होता था कि लाइबेरिया और जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ कैसे इल्लीगल तरीके से माइंस खरीदा जाए। और इस बार जो है कांग्रेस की शरण में और कांग्रेस के मार्गदर्शन में सारी हदों को पार करते हुए हेमंत सोरेन ने कम से कम 4 या 5 बड़े स्कैम को अंजाम दिया, जिसमें इस वक्त जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस वक्त जो तहकीकात चल रही है और गिरफ्तारी हुई है, वो मात्र एक स्कैम में हुई है, जो इल्लीगल लैंड स्कैम हुआ है, जिसमें कि आर्मी की कुछ ज़मीन को इल्लीगल तरीके से, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने खास नुमाइंदों को बांटा है। जब ये माइनिंग स्कैम की बात आएगी, जब उसके बाद शराब घोटाला और फिरौती के स्कैम की बात आएगी, तो पता नहीं और कितने साल उनको शायद जेल में बिताना पड़े। तो जब झारखंड की बात आती है, इस वक्त 12 से 13 सीट बीजेपी के लिए तय है और संभवतः चुनाव के मोमेंटम में 14 की 14 सीटें जीत रही हैं। अब बिहार पर आते हैं। बिहार में देखिए, इस वक्त जो है लगभग 2019 की तरह एक समीकरण बैठ गया है जब हम अन्य पार्टियों के साथ हैं, और ये समीकरण जिस तरह से 2019 में हमें 40 में से 39 सीटें दिलाया था, इस बार भी लगभग हम उतनी ही सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश में एक आक्रोश है उन लोगों के प्रति जिन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के जरिए इस देश को लूटा, और लालू परिवार के विरुद्ध जो है ये नाराज़गी जो है, ये क्रोध लोगों में बहुत समय से जो है एक प्रबल रूप से देखा गया है। हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन में अभी भी वो अच्छा कर लें, क्योंकि वो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के कंसिडरेशन और फैक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में आज की तारीख में मजबूत जो है एनडीए है बिहार में, और वहाँ पर भी हम प्रभावी तौर पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि 39 में से 40 आएगी, ये नंबर नहीं दूंगा, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स जो हैं बिहार में भी हमें मिल रही। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा था, असेंबली और
नेशनल लेवल के इलेक्शन में अलग अलग कंसिडरेशन होते हैं लोगों का। और ये जो है विविधता वोटिंग पैटर्न में 1996 के बाद दिख रही है, जब से जो वो एक सरकार आई थी, देवगौड़ा जी की थर्ड फ्रंट सरकार आई थी। बहुत ही इवॉल्व तरीके से हमारी जनता स्टेट इलेक्शंस में अलग तरीके से वोट करती है और लोकसभा इलेक्शन में अलग तरीके से वोट करती है। तो पिछली बार 18 सीटें हमें मिली थी बंगाल के अंदर। इस वक्त इस समय जिस प्रकार से पूरी तरह से अनार्की और जिस प्रकार से अराजकता फैला रखी है ममता बनर्जी, लोगों में क्रोध है, क्रोध की भावना है। कम से कम 25 सीटें हम जीत रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, झारखंड में 14, बंगाल में 25 और बिहार में भी 40 में से सर्वाधिक सीटें, तो कितनी सीटें केवल 3 राज्यों में हमें मिल रही है। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि विपक्ष ये कह रही है कि जब आप राजनीति में नहीं सकते हैं, राजनीति में बराबरी नहीं कर पाते, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपना एजेंट बना लिया है और उसका इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये स्कैम विशेष तौर पे झारखंड में ये इतने खुले स्कैम थे। 10 बार ईडी के समन्स जो हैं वो हेमंत सोरेन के पास गए थे और वो 10 बार 10वें बार शायद वो पेश हुए। अगर उनके पास प्रमाण है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, तो इतना समय क्यों लगा? मुझे तो ये लगता है कि झारखंड में विशेष तौर पर ईडी जो है बहुत नरम रवैया लेके चल रही थी। अगर आप मुझसे पूछे, 1 साल पहले जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अब बंगाल में मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहूँगा, बार बार वो कहती हैं कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो इतने करप्ट हैं। आपको पता होगा कि हर राज्य के पास एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत उनके पास पूरा अधिकार है कि वो केसेस जो जहां उनको लगता है कि करप्शन हुए हैं वो केसेस खोलें। तो क्या हम उनको रोक रहे हैं? अगर उनको लगता है कि शुवेंदु अधिकारी जी ने कोई करप्शन किया है, बड़ा घोटाला किया है, ममता बनर्जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप स्टेट लेवल पर एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए इन्वेस्टिगेशन आरंभ करें और देखें आप कुछ उनके विरुद्ध पाते हैं कि नहीं। देखिए, ये विपक्ष जो है, इनमें एक कल्चर रहा है करप्शन का। कर्नाटक में इसी तरह से इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया और कामयाब भी हुए। 40% सरकारा इनकी कैंपेन लाइन थी। आज 8 महीने बीत गए सरकार बनाने के बाद। अगर उनको वाकई मतलब उनके आरोपों में कोई दम है, तो वो हमारे जो एक्स मंत्री हैं हमारे, उनके खिलाफ वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं मामले? तो ये विपक्ष जो है पूरी तरह से बदहाली में है। ये विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब 352 करोड़ जो हैं धीरज साहू के घर से पाए जाते हैं, उनके ठिकानों से पाए जाते हैं। 3 बार वो राज्यसभा के एमपी रह चुके। क्या आपने राज्यसभा में उनकी एक भी स्पीच का संज्ञान लिया है, सुने हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी कहाँ से ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग को लाते हैं, कलाती है, जो पीछे से, जिनका काम केवल यह, इतना टैलेंट है इनके अंदर, ये बिना सामने आए पीछे से ये हेमंत सोरेन और अन्य जो इनके सहयोगी दल हैं, इनके करप्शन को अंजाम दे रहे थे। एक और बड़ा सवाल है, ये आरोप लगता है कि अब बीजेपी काम नहीं किया तो राम के नाम पर जो है वोट हासिल करना चाहती है और धर्म को आगे रख करके जो है राजनीति कर रही है। देखिए, राम राज्य का अर्थ ही है कि आप काम करके लोगों का विश्वास जीत पाए हैं। आज से 10 वर्ष पहले 2014 में टोटल स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवेज क्या था इस देश में? 1 लाख था। आज क्या है? 1,65,000 है। 65,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाईवेज बनना केवल 10 वर्षों में, वो एक अलग कीर्तिमान है। इस देश में 75 एयरपोर्ट थे 2014 के पहले, आज जो हैं वो डबल हैं, लगभग 150 हैं। 600 किलोमीटर के एक्स्ट्रा मेट्रो लाइन्स हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, नॉर्थ ईस्ट पे अभी एक किताब हमने निकाली है जो एक संग्रह है, उसमें 23 कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ जो हैं वो जिन लोगों ने कार्यान्वित किया है इस परिवर्तन को, हिमंता बिस्वा शर्मा जी द्वारा जो है पहला चैप्टर लिखा गया, किरण रिजिजू जी द्वारा दूसरा चैप्टर लिखा गया। नॉर्थ ईस्ट में जो परिवर्तन हुआ है, जहाँ 8 एयरपोर्ट थे 2014 तक, आज 17 एयरपोर्ट हैं। जो लोग पिछले 60 वर्षों से पूरी तरह से जिनको इग्नोर किया गया था, 1962 के युद्ध में नेहरू ने कहा था कि माई हार्ट गोज आउट टू पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और एक तरह से उनको छोड़ दिया था अपने हाल पर। आज वो लोग जो हैं हमारे परिवर्तन के टॉर्च बेयरर्स बन रहे हैं। जो जीडीपी का विकास इन राज्यों से हो रहा है, देखिए, जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं अगले 2 या 3 वर्षों में, तो कांग्रेस की को समझ का अभाव है। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ग्रोथ जो है वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़, जो छोटे शहर हो, वहाँ से होगा। अगर अयोध्या में
केवल मंदिर के निर्माण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बाद आज 25,000 करोड़ का सालाना आय वहाँ बढ़ रहा है वहाँ की राज्य सरकार को, तो इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है? न्याय यात्रा, अब इस पर आते हैं। राहुल की न्याय यात्रा को किस रूप में देखते हैं? झारखंड में भी ये यात्रा आई है। कांग्रेस का दावा है कि इससे बहुत बदलाव हुआ है और लोगों के मन में जो एक विचार है वो आया है कि इस बार कांग्रेस के साथ जाना है। देखिए, कांग्रेस नामकरण ठीक नहीं कर पाती है अपने यात्राओं का। अगर वो क्षमा यात्रा होता, अगर प्रायश्चित यात्रा होता, तो तब फिर भी शायद उनको कुछ वोट्स मिल जाते। जब वो झारखंड में न्याय यात्रा लेके आते तो वो आपको नहीं लगता है कि उनका दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इस 352 करोड़ जो पाए गए हैं इनके ठिकानों से, धीरज साहू के ठिकानों से, वो उनका हिस्सा कितना मिला, भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग में उससे कितने पैसे आए हैं। तो इन सवालों का जब तक वो जवाब नहीं देंगे, वो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। जब वो नॉर्थ ईस्ट में गए, नॉर्थ ईस्ट में तमाम मैं ऐसे इंस्टेंसेस बता सकता हूँ। पिछले 60 वर्षों के निल्लई मैसेकर हुआ था, 1700 लोगों को एक दिन में मारा गया था असम में फरवरी 1984 में। तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो अन्याय करते आए हैं वहाँ वो न्याय यात्रा यदि निकालें तो लोग उनको जो है वो मतलब लोग केवल हंस पाएंगे, कि लोग केवल जो है मजाक उड़ा पाएंगे ऐसे न्याय यात्रा की। जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले वो फादर पुनप्पा, जिन्होंने भारत माता का अपमान किया था, उससे मिलने जाते हैं। रिजिल मकुटी एक युवा कांग्रेस के सदस्य थे, बल्कि एक ऑफिशियल थे, जिन्होंने गाय के बछड़े को मारकर प्रोटेस्ट किया था केरल में आज से 5-6 साल पहले, उससे मिलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो राहुल गांधी कंफ्यूज्ड हैं। यदि वो प्रायश्चित यात्रा निकाले, यदि वो क्षमा यात्रा निकाले, तो शायद लोग जो हैं फिर भी सिंपैथी के साथ उनको सपोर्ट कर दें। लेकिन इस वक्त देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है पूरे देश में टूट रही है, बिखर रही है। उसका कारण ये है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। युवा नेता अपने युवा नेता के ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग और रीब्रांडिंग से ऊपर वो नहीं उठ पा रहे हैं। राहुल जी यहाँ से बीच में ही ब्रेक करके यात्रा को अब वो किसान आंदोलन में शामिल होने चले गए हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो डिमांड है उनका है कि सभी क्रॉप्स पर जो है एमएसपी लागू हो। उनको कोई समझ नहीं है कि जितना उससे जो 40 लाख करोड़, मैं 2-3 दिन से काफ़ी व्यस्त हूँ अपने झारखंड यात्रा में, बहुत वो फिगर्स को नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिकली जो है भारत आर्थिक बदहाली में आ जाएगा अगर उनके डिमांड्स को पूरी तरह से लागू किया जाए। जहाँ तक किसान हित की बात है, नल से जल जो कार्यक्रम हमारा रहा है, जिसमें 13.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट टैप वाटर कनेक्शन मिले, जो सिंचाई योजना हुई है, वो सब जो हैं गरीब और वो सब जो हैं किसानों के ही लाभ के लिए हुए हैं। एमएसपी का मैं डेटा देख रहा था, पिछले 2014 से 10 वर्षों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सारे जो क्रॉप्स हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो जब कांग्रेस जो है नहीं अपनी नीतियों के तहत नहीं सक पाती है हमसे मुकाबला करने में, तब वो किसी न किसी आंदोलन को हमारे खिलाफ बढ़ावा देती है। एक वक्त था 4 साल पहले जब वो एंटी सीए आंदोलन में शामिल हो गई थी, जबकि एंटी सीए आंदोलन में तरह तरह के झूठ फैलाए गए थे कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। सीए के द्वारा एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, लेकिन कांग्रेस ये झूठ फैलाने से नहीं थक रही थी। अब राजभवन पर भी निशाना है। तमाम जो विपक्षी दल है वो ये कह रही है कि राजभवन बीजेपी की तरह काम करती है, बीजेपी के इशारे पर काम करती है। कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखें तो कांग्रेस के काल में लगभग 100 बार चुनी हुई निर्वाचित सरकारों को तोड़ा गया था आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके। इनफैक्ट चूँकि मैं कश्मीर पे भी मैंने एक्सटेंसिवली लिखा है, कश्मीर का भी जो प्रॉब्लम था वो तब शुरू हुआ जब गलत तरीके से फारूक अब्दुल्ला एक समय कांग्रेस को सपोर्ट करते थे 83-84 में, उनको हटाकर उन्हीं के बहनोई को सीएम बनाया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस का एक पुराना इतिहास है निर्वाचित सरकारों को तोड़ने का और आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने का। आप मुझे बताइए पिछले 10 वर्ष में हमने किस सरकार को, राज्य सरकार को आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके हटाया है? बंगाल की सरकार जो है डायरेक्टली महिलाओं पर जो उत्पीड़न है उसको एक तरह से शय दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। तब भी हमारा प्रयास यही है कि बार बार जो है उनको चेतावनी देकर उनको, मतलब हम डेमोक्रेसी से नहीं खेल रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तरह तरह से जो है वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पुल अप कर रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप चुनी हुई सरकारों के विधायकों को खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। बात गलत है। देखिए, आज जो व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता है वो कांग्रेस छोड़ रहा है,
बल्कि मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का हाल जो है वो जब अफ़गानिस्तान में आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो जिस तरह से वहाँ के सिविलियंस भाग रहे थे, कोई फ्लाइट में, चलती फ्लाइट में चढ़ जा रहा था, आज वही हाल जो है कांग्रेस का है। लोग भाग रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि किसी को, जो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति को आज कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा। ये कारण है कि कांग्रेस टूट रही है। ये हम माने कि 400 का लक्ष्य आसानी से पार हो जाए। मैं इसी पर एक चीज़ और जोड़ूं कि देखिए, मिलिंद देवरा ने जब छोड़ा कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किया। जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी जो छोड़ के गए, वो तो अजीत पवार के पास गए। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस में रहना आज किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति में जिसमें आत्म प्रतिष्ठा है, बहुत मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी जैसे मतलब एक अक्षम नेता के नेतृत्व में। तो ये 400 का लक्ष्य, जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, 370 तय है, 400 जो है सहयोगियों के साथ निश्चित तौर पर दृश्यमान है और संभवतः हमें प्राप्त होगा। तो ये थे तोहिन सिन्हा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। जो भी लोग भ्रष्टाचार करेंगे वो सलाखों के पीछे होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार का जो लक्ष्य है उसे आसानी से हासिल करेंगे। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।